Hello. Okay. So the chapter which we are going to start today is exactly gravitation. बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसके अंदर हमें केपलर के लॉस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड में एस्केप वेलोसिटी वगैरह, इसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ऐसे कुछ सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो कि पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह। ओके, सो ग्रेविटेशन का मतलब असल में हम क्या लेते हैं? जब भी हम किसी को पूछते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटी, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो ये होती है कि सर ग्रेविटी का मतलब ये है कि चीज़ों का नीचे गिरना। दिमाग में तो यही आता है ना। अगर मैं किसी को पूछ लूँ कि बेटा बताओ क्या इसका नाम पूनम तुम बताओ व्हाट इज़ ग्रेविटी, तो पूनम क्या आंसर देगी? सर ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं। यही हमारे दिमाग में आता है ना, लेकिन असल में ये ग्रेविटी नहीं है। ओके, ध्यान से सुनो, असल में ये ग्रेविटी नहीं है। तो सर इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, वो क्या झूठ है? तो नहीं बेटा, यहाँ पे ग्रेविटी के मतलब को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। लेट मी टीच यू प्रॉपरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी। ओके, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी का मतलब जो हम समझते हैं कि चीज़ों का नीचे गिरना, तो ये उसका मतलब नहीं है। असल में ग्रेविटी क्या है? तो दैट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज या एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ये ग्रेविटेशन है। सर मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, हमको तो इतना ही समझ आता है कि ये पेन मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा, ये नीचे गिरा, खत्म खेल। हर बार चीज़ें जो है ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, एक आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सरफेस की तरफ अर्थ की सब चीज़ें जो है अट्रैक्ट होती रहती है। इसी को हमने ग्रेविटी बोला, इसी को हमने बचपन से ग्रेविटेशन के नाम से पढ़ा। क्या बस अर्थ के और मेरे बीच में ही ये ग्रेविटी है, या ग्रेविटी और भी कहीं पे एग्जिस्ट करती है? तो ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं, जिसके आई होप ऑलमोस्ट सभी आपके सवाल के जवाब इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। ग्रेविटी के रिलेटेड, ग्रेविटेशन हमने बोला चीज़ों का बस नीचे गिरना ही ग्रेविटी नहीं होता है। सो व्हाट इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज या फिर एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, हर दो चीज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, हर दो चीज के बीच में। फिर चाहे वो दो चीज ये पूनम और ये समृद्धि ही क्यों ना हो, फिर वो दो चीजें चाहे ये संकेत और ये प्रज्वल ही क्यों ना हो, या फिर वो चाहे ये किताब और ये बेंच ही क्यों ना हो, या फिर चाहे ये मैं और ये मेरा व्हाइट बोर्ड ही क्यों ना हो, हमारे बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। वैसा भी है, और लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स हर दुनिया के दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट, आप चाहे मेरे हाथ के घड़ी और मेरे हाथ को ही क्यों ऑब्जेक्ट ना मान लो, उन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। आप चाहे इस पेन कलम, इस मार्कर, या मान ले उस पोस्टर को क्यों ना मान लो, इनके बीच में भी अट्रैक्ट, अरे दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने ग्रेविटेशन बोला है। फिर सर इसको अगर आप ग्रेविटेशन बोलते हो, तो हम जो इतने साल से पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये क्या है? ये चीजें नीचे गिरती है, ये क्या है? ये ग्रेविटेशन नहीं है, ये भी ग्रेविटेशन के बदौलत ही है। तो फिर अगर ये भी ग्रेविटेशन है और ये संकेत और प्रज्वल के बीच में भी आपने बोला ग्रेविटेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे को चिपकते क्यों नहीं है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, है तो अट्रैक्शन का फोर्स तो चिपक जानी चाहिए, नहीं कोलाइड होनी चाहिए एक के ऊपर एक। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी को समझने के लिए हम एक बहुत प्यारा सा लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे बेटा? जाहिर सी बात है, किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात है और बहुत प्यारा लॉ है। इसका सिंपल सा डेरिवेशन भी हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, और
जो कि आपको छोटे मोटे कुछ न्यूमेरिकल है उसमें सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। बहुत प्यारा, एकदम सिंपल, आसान, साधारण सा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। चैप्टर में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए जो हम सीक्वेंस थोड़ा सा बदलते हुए अलग अलग तरीके से, लेकिन कवर सब करेंगे, ठीक है। बुक में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस से मैं नहीं जाऊँगा सर्टन रीजंस के कारण, ठीक है। मैं अपने सीक्वेंस से जाऊँगा लेकिन सब कवर करूँगा। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, यूनिवर्सल सर ये क्या होता है, सुनो। The force of attraction between any two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. ये लॉ है जो मैंने अभी पिटपिटाया। सिर्फ इसका मतलब भी समझाते हैं, टेंशन लेने का नहीं। ये बोलता है बेटा कि जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे अभी मैंने बात नहीं की संकेत और प्रज्वल की, या मान ले मेरे और इस बेंच की, तो हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, विच इज़ कौन से टाइप का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये रिपल्शन फोर्स नहीं होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, हम पढ़ेंगे आगे आपको कभी। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है अगर मेरे और बेंच के बीच में भी है तो मैं और बेंच एक दूसरे को चिपक जाने चाहिए थे, अट्रैक्ट होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। इसका असल आंसर ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, लेकिन इतनी कम शायद वो अट्रैक्टिव फोर्स है कि हमारे फ्रिक्शनल फोर्स से वो कम है। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ज़मीन और मेरे बीच में उसको रोक रखा है, वो हाथ तक खींचेगा ही नहीं मेरे को। ऑब्जेक्ट को मोशन बनाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। अरे ये बात समझ, तो यहाँ पे ये वाली बात अड़ जाती है कहीं ना कहीं पे। तो हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या समझाता है, मान ले, पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान ले मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैं ऑब्जेक्ट ए बोल देता हूँ इसको, और इसका मास है m1। ओके परफेक्ट, ऐसा हो सकता है, कोई बुरी बात। फिर मैंने बोला मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है सर जो कि थोड़ा सा छोटा सा है, इसका नाम ऑब्जेक्ट बी मैंने रखा और इसका मास m2 है। हो सकता है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कुछ मास भी पोजेस करे। यार भाई एक सीधा पार्टिकल हो तो उसका भी कुछ मास होता है। हमारे यहाँ पे तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी मास निकाल रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो फिर भी ऑब्जेक्ट है, इसका तो कुछ मास होगा ना। इसका मास मैंने m1 मान लिया ऑब्जेक्ट ए का, और ऑब्जेक्ट बी का मास मैंने m2 मान लिया। यहाँ तक बात पक्की, इधर में किसी का कोई सवाल? अब बेटा यहाँ से मान ले इस ऑब्जेक्ट से और इस ये एक दूसरे से मान ले d डिस्टेंस की दूरी पर है। कहाँ तक है? d डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने d बोल दिया, कोई चलेगा, कोई दिक्कत बेटा? अरे सर नो, इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने d मान लिया। अब न्यूटन भैया आए और हमको समझाए, वो बोले कि सुन भाई इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना है। तो वो कितना है उन्होंने बताया हमें। वो बोले कि सुनो ध्यान से, इनके बीच का जो फोर्स रहेगा वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि उनके मासेस का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का ही मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो बोला कि फोर्स of attraction between any two bodies is directly proportional to product of their masses। उन्हीं के मास के प्रोडक्ट का क्या कैसे रहेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझते हो ना, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी बढ़ेगी, या एक घटी तो दूसरी भी घटेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बैठ जा जल्दी। और इसके बाद वो क्या बोला, ध्यान से सुनो, जल्दी सेट हो जा बेटा। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो? ये 1 में चला गया क्वांटिटी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन कौन? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा उसको वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली नहीं, सामने ही लिखा 1 लिखा। इनवर्सली का मतलब एक क्वांटिटी अगर कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, या एक अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, उल्टा चलता है। डायरेक्टली में एक साथ, इनवर्सली में उल्टा। बात क्लियर की नहीं है? ओके, तो यहाँ पे हमको ये समझ है कि जितना हम डिस्टेंस कम करेंगे उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूर करेंगे उतना फोर्स कम होगा। देखो डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स कम हुआ, एक बढ़ रहा है तो एक
कम हो रहा है, उल्टा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन पहले वाले में क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जितना मासेस बढ़ेंगे उतना फोर्स, मास बढ़ाया तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास कम किया तो फोर्स भी कम होगा। अब इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान से दिमाग में रखना, आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब यहाँ से निकलेंगे। क्यों, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, मिस कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब वापस आगे लिखते हैं। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मैं होशियार आदमी हूँ, मैं जोड़ देता हूँ इन दोनों को, मतलब इक्वेशन इन दोनों मार्क करने में अगर 1 2 को इसको एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है। देयरफॉर मैं बोलूँगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्टली ऐसे मैंने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम? वही वाली बात है ना, तब भी तो एक ही मतलब हो ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो लॉ ऐसा है ना, रट जाना चाहिए, मतलब बिना उसको रटे, ठीक है, इतना अच्छे से दिमाग में रह जाना चाहिए, क्यों रट जाना चाहिए। सुनो, force between two objects or bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। रह जाएगा याद, ओके सिंपल है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का हमने यूज़ किया, यहाँ अल्फा देख रहे हैं ना आपको, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। हमको सर जब भी चीज़ें सॉल्व करनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है, तो हमको इक्वालिटी चाहिए, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी अगर लानी है तो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी मल्टीपल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट घुसा देंगे जो कि कहलाता है कैपिटल जी। फिर फार्मूला जो है प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के इज इक्वल टू लगाया तो हमको कांस्टेंट घुसाना पड़ा और ये बन गया जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है या ये आपका मेन फार्मूला है किसका, f का, जो आपको बताता है फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, विच इज विच काइंड ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। इट इज हाउ मच, gm1 m2 upon d square. But in statement what we will say, the force between any two body or objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। याद हो गया, सिंपल है, यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सर ये जो g है ये क्या चीज़ है, इस g का क्या मतलब है, इस g की कुछ वैल्यू भी होती है क्या, इसके बारे में भी कुछ हमको बताओ। हम यहाँ पे बोलेंगे वेर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 का मतलब जानते हो, फिर भी लिख देते, चलो m1 है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 को बोलेंगे मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट और d को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आ रहा है समझ? अब यहाँ पे जो हमने लिखा यह है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन एक्सप्रेशन। इसका स्टेटमेंट भी है ना, इसका स्टेटमेंट भी है। आप लोग क्या करोगे, पहले चैप्टर का नाम डाल के टॉपिक डालोगे, टॉपिक डालने के बाद पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। स्टेटमेंट जो कि मैं डिक्टेट करूंगा, लिखने की उतनी जगह नहीं है, स्टेटमेंट में डिक्टेट करता हूँ। स्टेटमेंट डिक्टेट करके लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना के ड्रॉ करके सब कुछ लिखने ला। अंडरस्टूड? अरे यस और नो? अभी तक जितना समझा दिमाग में आया कि ये सर क्या फार्मूला लिख के चले गए, कुछ पता नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं ना। ओके सिंपल है, फोर्स निकालना है किसका, दो ऑब्जेक्ट के बीच का, जो कि कितना रहेगा जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। चलो बेटा छाप लो जल्दी से, फिर और आपको आगे समझाते हैं चैप्टर, पहले इतना छाप लो। एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन देम, बच्चे ध्यान देना, 2 मिनट सुनना, ठीक है। हाँ सुनो बेटा सुनो, ये आपको तुरंत सॉल्व नहीं करना, पहले ध्यान दे। कई बार ना मैं ये भी बताना भूल गया, कई बार ना फॉर्मूले में जो डी स्क्वायर है उसको अपन आर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डी डिस्टेंस है उसको आर से भी डिनोट किया जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता
नहीं है, चाहे डिस्टेंस को डी लेटर से रिप्रेजेंट करो, कभी कभी हम जो सेलेस्टियल बॉडी स्फीयर से जैसे मान लो अर्थ मून वगैरह इनके रिस्पेक्ट में लिखते तो आर से भी दिखाते हैं, रेडियस के तौर पे उनके बीच के डिस्टेंस को आर के भी दिखाते हैं, तो आर भी चलेगा डी भी चलेगा, ठीक है। और कोई और वेरिएबल अगर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर आ सकता है तो वो इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट इज दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो जो है बेसिकली उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी, उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, वो चाहे किसी वेरिएबल से दिखाओ फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम नॉर्मली डी या आर का यूज करते हैं, ठीक है। जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर भी हो सकता है, कभी कभी वो आर स्क्वायर भी हो सकता है, उसमें भी वापस चीज़ें ये है, कभी कभी कैपिटल आर होता है, कभी स्मॉल आर होता है, वो डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑल, वो तो हम वो समय के अनुसार उस पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार यूज़ करते हैं, जो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बारी में सब कुछ बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा इसमें सुनो, हमने पढ़ा महेंद्र एंड विराट दो लोग हैं, ठीक है, और वो दोनों मान लो जैसे आप बेंच पे बैठे हो, अभी ये दोनों बैठे, जैसे ये संकेत और प्रज्वल बैठा है, ऐसे ये महेंद्र है और ये विराट है, ये दोनों बैठे, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताइए हमें 1 मीटर, और बोला है कि महेंद्र का वजन 75 किलोग्राम है और विराट का वजन 80 किलोग्राम, ऐसे ही ना रिस्पेक्टिवली, महेंद्र का हुआ 75, विराट का हाँ 80 बराबर। तो हमें इन दोनों का वजन भी, वजन नहीं बोलेंगे इसको, ध्यान से सुना, अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपको मास और वेट के बीच का, इसको वेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फिलहाल मास की बात चल रही है। मैं तो शौक हूँ, मास इतना ज़्यादा, मास बहुत कम आता है हालांकि, ठीक है, ये तो वेट होना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो ये एग्जाम्पल ऐसे ही है ना, जस्ट लेट्स नॉट कम्प्लीटली रिलेट विद रियल लाइफ, इसको अब कंसिडर करके चलो। सो इसका मास 75 किलोग्राम और इसका मास 80 किलोग्राम, और बोला है कि इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइंड करके निकालो, ठीक है। कैसे करेंगे फाइंड, हम बोलेंगे वी नो दैट, भैया हमको तो पता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऊपर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, फॉर्मूला हमने लिखा, फिर इसके अंदर हम गिवन पहले लिखोगे आपने, गिवन में आपको डेटा क्या क्या मिलेगा, m1 मिलेगा, m2 मिलेगा, m1 मान लो महेंद्र का मास है, m2 मान लो विराट का मास है, दोनों का मासेस मिल गया जो कि हमको दे रखा है, डिस्टेंस d लिखोगे आप कितना है दोनों के बीच का 1 मीटर, सभी वैल्यूज ऐसा यूनिट में है कि नहीं चेक करने का, सब वैल्यू ऐसा यूनिट में है, उसके बाद उस गिवन डेटा को अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोल के फॉर्मूला लिखने का, उन सब गिवन डेटा की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर डालने का, कैलकुलेट करने का मैथमेटिकली, और एंड में आंसर निकालने का। अब करोगे सॉल्व, नहीं तो बोलो मैं कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्या करना है आप करोगे, चलो सॉल्व करो जल्दी से, ट्राई करो सारे बच्चे। चलो ये एक बार समझा दूं आपको मैं, किस किस को आया पहले हाथ ऊपर करो, और आंसर होना चाहिए 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। सर वो पावर का नहीं समझ आता, नहीं चलो पावर का पहले मतलब समझा, पावर के साथ क्या होता है ना ये समझाता हूँ पहले आपको, सुनो, आपको एक बेसिक फॉर्मूला तो मालूम होगा इंडाइसेस का, ठीक है, चलो कोई नहीं, ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दे रहे, हाँ आदित्य ध्यान दे बेटा, है ना, पावर का साथ कैसे खेलते हैं ना समझाता हूँ। एग्जाम्पल को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, अपन ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अलग बस एक वैल्यू लेता हूँ, एग्जाम्पल को बाजू में रखते हुए, ठीक है, हाँ बस आपको पावर्स का क्या होता है ना मतलब समझाने के लिए। मान ले मैं 10⁻² लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मान ले मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे 10⁻4 लिखूंगा तो सॉरी ऐसा 10,000, सिंपल, जितना भी पावर ऊपर होगा उतने जीरो लगा दो, 10⁻² 2 जीरो लगा, 10⁻3 3 जीरो लगाओ, 10⁻। अब ऐसे ही ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं अगर 10⁻⁻1 बोलूँ तो क्या होगा, अब सुनना, जब पावर निगेटिव जाती है तो डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका मतलब, यही मैं 10⁻² लिखूं तो क्या हो जाएगा, यही मैं 10⁻³ लिखूं तो क्या हो जाएगा, अरे ये बात समझ, वैल्यू उतनी छोटी होती जा रही है नहीं, और ये अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब मान ले यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 4 × 10⁻²,
तो इसका मतलब क्या होगा 4 इंटू 100, यानी कि क्या, बराबर बात। इतनी चीज समझ आ रही है। देखो मैं आपको पावर का बहुत बेसिक कैलकुलेशन समझाता हूँ, एक बार ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आ गई तो आप किसी भी पावर के साथ कैसे भी खेल सकते हो, आपको पावर का टेंशन ही नहीं आएगा कभी जिंदगी में। ओके, ध्यान से सुनना, लेकिन कभी टेंशन नहीं आएगा। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। लेकिन 400, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 400 को ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? तो कई बार हमारा आंसर है 400 आ जाता है, लेकिन हम उनको फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 इंटू 10⁻²। बड़ा प्यार लगता है देखने में। क्या लिख दिया, 400 ही था ना, बस इस 400 में से 4 अलग कर दिया, 100 अलग कर दिया। 4 का मतलब 4 ही है, 100 का मतलब 10⁻² है, बन गया 400, चाहे 4 इंटू 10⁻²। आ रही बात समझ? अब और समझते, ध्यान से सुनना, और समझते। ये तो बेसिक बात हो गई, और समझते। मान ले मैंने लिखा 42.34 ओके इंटू 10⁻3, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ। लेकिन सर यहां पे तो 42.34 है। हमेशा मोस्टली जब छोटी वैल्यूज आती है तो हम लोग आंसर्स को जो है एक डेसिमल के साथ लिखना प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? एक डेसिमल के साथ लिखना। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे को इसको एक डेसिमल के साथ लिखना है तो मेरे को ये 42 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, ये 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, राइट? अब डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे ना, तो इस डेसिमल को सर मैं पीछे कैसे शिफ्ट कर सकता हूं? करेक्ट आ रही है बात दिमाग में? इस डेसिमल को मैं पीछे कैसे शिफ्ट कर सकता हूं? डेसिमल आगे कब जाता है, इसके लिए ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं अगर तुमको 4.2 लिखो और इंटू 10 करने के लिए बोलूं तो इसका आंसर क्या लिखोगे? अपने आप ये डेसिमल कहां पे चला गया, ये एक डेसिमल आगे चला गया। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल आगे की तरफ मूव करता है, और जब आप 10⁻⁻ पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल पीछे की तरफ मूव करता है। ये लॉजिक दिमाग में आ रहा है? ओके, अब इसी लॉजिक को यहाँ पे इस्तेमाल करके हम इसके सेम आंसर को अलग तरीके से लिखेंगे। वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ध्यान से सुनना। तो क्या इसी को मैं वैसे बोल सकता हूँ 4.234 इंटू 10 इंटू 10⁻3। ये 10⁻3 जो है ये है वैसा ही है, बस मैंने एक और 10 इसके अंदर घुसा दिया क्योंकि मैं एक डेसिमल पीछे लिख करके लिख रहा हूं ना। अरे यार समझ आ रहा है? अब एक डेसिमल अगर पीछे यही नंबर है सेम, इसको बस एक डेसिमल पीछे करके मैंने मल्टीप्लाई 10 लिखा, तो इसका मतलब यही होगा ना, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाता है, तो ये एक स्टेप आगे चला जाएगा और ये पूरी वैल्यू ये नंबर बन जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 42.34 था, ये 4.234 है। 4.234 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा और वो बन जाएगा 42.34। आ रही है बात समझ? तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं, तो इसी नंबर को जो कि 42.34 इंटू 10⁻³ था, मैं ऐसे लिख सकता हूं 4.234 इंटू ये 10 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻⁴। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था 42.34 इंटू 10⁻³ जो कि कन्वर्ट होने पे क्या बन गया 4.234 इंटू 10⁻⁴। आ रहा है दिमाग में? तो हमने कुछ नहीं किया, एक डेसिमल पीछे किया है ना, तो एक डेसिमल यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट 2 के बाद, एक डेसिमल पीछे किया है ना, तो 10 से इसको एक और 10 इसके अंदर डाल दिया। बेटा एक फॉर्मूला होता है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। जब आप सेम बेस और पावर अलग हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो बेस एक ही बार लिखा जाता है और पावर की एडिशन हो जाती है। वही तो यहाँ पे हुआ, a⁻m इसकी पावर क्या है 1 और ये a⁻n, तो हमने क्या लिखा a⁻m+n जो कि हो गया 4। ये 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं इंडाइसेस।
लॉ ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस के फॉर्मूले याद है क्या? नहीं भी है तो अभी समझ आ रहा है क्या? ये सर ये क्या कर दिया सब गंदा। हाँ ये पावर की कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, या आनी पड़ेगी 11th और 12th क्लास में, नहीं तो बहुत वांदा होगा बेटा, बहुत परेशानी होगी। टीचर ऐसे फट 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 कुछ कुछ दिखा के जाएगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं पल्ले पूछ नहीं पड़ेगा, आप चुपचाप बैठे रहोगे, तब तो पूछने में भी शर्म आएगी। अभी तो 10वीं में हो, चलो ठीक है, बेशर्म जैसे पूछते सर ये पावर क्या होती है, ऐसा मालूम होना चाहिए, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ। और ये ऑनलाइन लेक्चर जो बच्चे दे रहे इसको आराम से देख करके समझे, एक एक चीज़ को रिपीट, सर ने क्या समझाया क्या किया, यहाँ पे समझ आ रही है बातें आपको, ऑनलाइन में एक बार और देखो और अच्छे समझ जाओगे, राइट। और नहीं भी आया तो पूछ लो अभी। देख बेटा 42.34 इंटू 10⁻³ था, इसी को हम कैसे लिख सकते, 4.234 इंटू 10⁻⁴। बस एक डेसिमल अगर पीछे ले रहा हूँ तो पीछे ले रहा हूँ तो उसको असल में तो 42 पॉइंट था ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा ताकि वो डेसिमल यहाँ पे आ जाए। आगे मल्टीप्लाई करने पे आगे चलता है ना डेसिमल, तो फिर वो 10 मैंने सेपरेट निकाल लिया था, तो इस 10 में वो ऐड हो गया, 10⁻³ में और एक 10 ऐड हो गया, ऐड होना मतलब पावर ऐड होना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 10⁻⁴ बन गया। हाँ समझ। चलो कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, और बेसिक चीज़ें बताता हूँ। चलो ये तो ठीक है, इतना समझ आया, और बताता हूँ। मान ले मैं लिख रहा हूँ तुम्हें 10⁻³ इंटू 10⁻⁻², इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर 10 लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, मतलब अकेला एक 10। और मैं अगर ये लिख दूं 10⁻³ अपॉन 10⁻², तो इसका आंसर क्या लिखोगे पूनम? अरे यार दिमाग लगाओ ना, इतने बच्चे जैसा भी मत करो। 10⁻³ का मतलब क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। 10⁻² का मतलब क्या होगा? 10 इंटू 10। ये दो 10 और ये दो 10 मर गए, बचा क्या? है मुश्किल? अब इसी को लॉ के साथ कैसे पढ़ाया जाता है? a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। देखो 3 में से 2 गया, 1 बचा, आ गया। तो ये फॉर्मूले याद रखो, ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए बेटा, इसका बहुत यूज है। 7th 8th में लाइटली ले लिया था। अरे ये बात समझ आदित्य? अरे यस और नो? और समझाते हैं, रुको। ये पावर की कैलकुलेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये -11 का -7 कैसे बना, वो समझ में आना है ना, तो ध्यान देना पड़ेगा। और बताता हूँ, मान ले ऐसा किया मैंने 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 10⁻3। इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बोला इसका मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। 2 इंटू 10⁻⁻4। चलो प्रज्वल ने ये आंसर बताया, और कोई? तो इसके लिए एक हिंट दूं आपको, एक हिंट दूं क्या? हिंट देता हूं, एक फॉर्मूले वाली हिंट लो। a1 अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻−n। ये हिंट है, देखो सब इंडाइसेस के फॉर्मूले सब दबा के यूज होते हैं। ये अप्लाई करो, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। ये अप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। और ये अप्लाई करने आता है तो टेंशन मत लो, कोशिश करो, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन कोशिश करो पहले। देखो प्रॉब्लम तो एक बाजू में रख दिया अपन ने, क्योंकि सर ये ऐसा ये इन सब का क्या करना होता है, तो पहले इसके लिए बेसिक ये पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स का टीचर भी तो मैं ही हूँ ना, तो मैथ्स पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद वापस क्वेश्चन में जाते हैं, फिर तब आप समझ पाओगे अच्छे से वो 10⁻⁻11 का क्या होता है ना रक्षा? ओके, ये समझो अच्छे से बेटा। पहले क्या करोगे, इतना टाइम लगता है? मुंह से सॉल्व होने वाला सवाल है ये, मैं ऐसा बोलूं आपको तो क्या कर समझोगे आप? मुंह से सॉल्व होने वाला सवाल है, मुंह से ऐसे बोल के देख के जबानी सॉल्व करोगे। ये योगी भैया उनको बोलो, ऐसे बोलेगा, चमाट मारेगा खींच के, कैसे मुंह से सॉल्व करेगा, है ना? ऐसे बोल दे, अच्छा ये, हाँ ये ले आंसर बोल दिया, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है उसमें कुछ, सिंपल मैथ से, जो आपको भी आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए।
चलो अभी भी नहीं समझे, समझा दूं? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे पूनम। आया आंसर? अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं। इसको क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो इधर बचा खाली 2 इंटू ये क्या है 10⁻⁻⁷। मैंने क्या बोला, 1/a⁴n का ऊपर जाके क्या हो जाता है -n। और अगर मान ले ऐसा होता 1/a⁻n तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जो बेसिकली पावर है वो साइन चेंज कर देती है ऊपर या नीचे जाने के बाद। तो अब ये नीचे वाली 10⁻³ पावर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻³ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 10, एक ही बार लिखते हैं, पावर की क्या हो जाएगी a⁻m इंटू a⁻n, a⁻m+n, m+n बोले तो -7 प्लस -3, तो -7 प्लस -3 माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये इसका आंसर आएगा बेटा। इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁻, ऐसा आएगा। सर आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, जा रहे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आ, जा लेके आ। नहीं नहीं, पर मेरे को तो प्रूफ करना है ना, जा लेके आ, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आ। बच्चों को भरोसा दिलाते हैं, सर ऐसा भी होता है सच में, ये सब क्या है, ऐसा ही होता है, समझाते हैं आपको, टेंशन मत लो, ऐसा ही होता है। हाँ काय, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो यू शुड नो हाउ टू प्ले विद द फॉर्मूलाज एंड नंबर्स एंड पावर्स, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी एंड इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं है, डर लग रहा है पूनम, ये सब क्या है, सिंपल है बेटा, ठीक है, आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, सिंपल है। हर जगह 10 10 10 10 10 10 0 0 लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। सब रफ कर दो एक बार, हाँ सब रफ कर देता हूँ, या लिखना है आपको इसमें से कुछ। ये क्या है मेरे पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मतलब इस कैलकुलेटर जितना एक्यूरेट दुनिया में कोई कैलकुलेटर होता लगभग होता नहीं है। फिर इसके ऊपर सीधा कंप्यूटर्स आते हैं, या तो कंप्यूटर में करना पड़ेगा फिर, हाँ इससे होशियार कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं है ना, बड़ा महंगा आता है ये भी। हाँ तो अपन ये एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे आपको दिया था वो इसके अंदर मैं टाइप कर लेता हूँ, पहले टाइप कर लूँ, पहले टाइप करना आपको नहीं आएगा, मैं टाइप कर लेता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻⁷, इसमें पावर भी और सब टाइप हो जाती है ऐसे, ओके जैसे हम लिखते हैं। हाँ तो दूसरा है 2 इंटू 10⁻³ देखो अब मैंने ये एक्सप्रेशन टाइप कर लिया किया क्या बोला ना -4, देखना, अच्छा सॉरी -7 है क्या, ये -7 है ना, एक मिनट बेटा, थैंक यू, -7 है। हाँ अब देखो, अब करेक्ट है क्या, देखो इज इक्वल टू दबाओ, क्या आंसर आया, दिखा उनको, उनको भी दिखा दे, देखो टीचर पे भरोसा ही नहीं है। हाँ क्या आंसर आया 2 इंटू 10⁻⁻⁻, आया कि नहीं आया, ऐसा सॉल्व करना होता है। अब आ रहा है भरोसा, हाँ सुनो तो इस तरीके से होता है बेटा। इसको बंद कौन करेगा, बंद करने के लिए शिफ्ट और AC, ठीक है, आ रहा है समझ, और कुछ करते हैं, चलो ठीक है और कुछ करते हैं, ये रफ कर दूं मैं, किसी को नोट करना है कर ले जल्दी, लिखो द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून, और अर्थ और मून का मास हमको मालूम होना चाहिए, उनके बीच की दूरी भी मालूम होनी चाहिए, सब क्योंकि फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है, राइट। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रॉब्लम की वजह से आपको डेटा मिल जाएगा। द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून आर, पेंसिल से क्यों लिखते हो तुम लोग, पेन यूज किया करो। द मासेस ऑफ द, बच्चे हो अभी नहीं ना, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम,
ये अर्थ का मास है, अपने याद रखना, ठीक है। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम अपने अर्थ का मास है। हाँ, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम एंड 7.4 ये मून का है एंड 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, कॉमा नहीं रिस्पेक्टिवली लिखो, हाँ रिस्पेक्टिवली, कॉमा रिस्पेक्टिवली लिखा तो भी चलेगा, फुल स्टॉप, उसके बाद कॉमा के बाद कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखते, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखते हैं, दैट शुड बी स्मॉल। हाँ, अर्थ मून ऐसे चीज़ों के लिए कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है ना, वो द है ना यूनिवर्स में एक। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3,84,000 किलोमीटर होता है, इसको अपन लिखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ऐसे बोलने के लिए आपने सुना होगा 3,84,000 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है। 3,84,000 किलोमीटर में अगर बोलूँ, क्या बोला मैंने? 3,84,000 किलोमीटर, उसको डेसिमल में और पावर में कैसे लिखोगे? 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। हाँ, सेम चीज़ है, देखो आप लिखो। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज उनके बीच की दूरी, किसके बीच की? अर्थ के और मून के। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5, 10⁻5 मतलब लाख हो गया, 3.84 मतलब 3,84,000, 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, दूरी किस में रहेगी? किलोमीटर में, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction between them, calculate the gravitational force of attraction between them। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है बच्चे गड़बड़ करेंगे, वो है इस डिस्टेंस को जो किलोमीटर में उन्होंने दिया है वैसे का वैसा ही लेकर के सॉल्व करना। बेटा डिस्टेंस किस में दिया है? किलोमीटर में, अपन किलोमीटर में लेके चलेगा, ऐसा यूनिट है किलोमीटर, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, डिस्टेंस किलोग्राम में। वाह बेटा, तो डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू लिखो, गिवन लिखने के बाद वहीं पे, और फिर जाके उसको सॉल्व करो। वैसे ही की वैसी वैल्यू लेकर के मत सॉल्व करना किलोमीटर में। किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर में, किलोमीटर को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? मीटर में। यस, उसके बाद सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा हम ये मीटर के कैलकुलेशन में सॉल्व करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास का यूनिट किलोग्राम ही रहेगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर रहेगा। क्या है मासेस, क्या है इनके? 6 इंटू 10⁻24 अर्थ का है, और मून का 7.4 इंटू 10⁻22 25 अर्थ से ज़्यादा हो गया मून का मास कब से? M1 में बोल दे, गिवन डेटा लिखा ना आपने, M1 M2। हाँ जी, लेट मास ऑफ द अर्थ बी M1, लेट मास ऑफ द मून बी M2, ऐसा सब आपको लिखना पड़ता है। हाँ, तो M1 मैंने बोला 6 पॉइंट कितना है? 6.6 या 6.4 मास ऑफ अर्थ M1, 6 इंटू 10⁻24, और वो 7.2 इंटू 10⁻22।
7.4 है कि 2 है? 7.4, अच्छा हाँ, ये बना 7 पॉइंट। अच्छा इस सब को सुनो जरा, ये किलोग्राम में रहेगा, बस आपका डिस्टेंस वाली चिंता है नहीं। हाँ चलो कर दे सॉल्व। 7.4 इंटू 10⁻²2। और कुछ बचा? G1 M2 हो गया, D का स्क्वायर है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं क्योंकि स्क्वायर भी तो करना होता है ना, हाँ, और ऊपर से मीटर का तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, क्या वैल्यू है बता? डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर। ओके, ऐसा होता है 3,84,000 किलोमीटर। हम उसको लिखते हैं 3.84 इंटू 10⁵ मीटर में कर लिया इसलिए इंटू 10⁵, और ये पूरे का स्क्वायर। ओके, अब कैसे सॉल्व करें सर? पहले स्क्वायर को पहले ठीक कर लो, ऊपर वाली चीज़ें हम बैलेंस कर लेंगे। ये 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 और इंटू 10⁻22। देखो सिंपल कैसे करना है क्वेश्चन को, मुश्किल नहीं बनाना है। ध्यान दे बेटा, तेरा नाम रिद्धिमा ना, ठीक है ध्यान दे। 3.84 का स्क्वायर कर लेते हैं, बताओ क्या आएगा? मैं फिर भी सारी वैल्यूज़ ना कैलसी पे क्रॉस चेक करता रहता हूँ। हाँ 14.7456 इतना आता है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ का स्क्वायर है। 10⁵ के स्क्वायर का मतलब होता है 10⁵ का स्क्वायर मतलब a⁻m⁻n, जिसका फॉर्मूला होता है a⁻mn। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है a⁻mn। मतलब सीधा क्या करेंगे, 5 2 ज़ा, तो ये 10⁻, क्या बन जाएगा 10। सिंपल। ओके, आसान करो चीज़ों को। 10⁻10 ये बन जाएगा 10⁻3 2 ज़ा 6। ओके, देखो फॉर्मूलेस की मदद से कितना आसान हो जाता है, नहीं कम। ओके, यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड डाइसेस के रूल्स। दिखता है ना यहाँ से, कुछ दिन बाद कोचिंग ऐसी चलने वाली है क्योंकि चारा नहीं है कोई। SSC CBSE सेपरेट होने तक एटलीस्ट आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं फिर भी जब मेरे को कॉमन पढ़ाना होगा तब तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम चैप्टर मैथ्स का 2 अलग जगह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक साथ बिठा के ही पढ़ाऊंगा। CBSE SSC क्यों पढ़ाऊँ 2 बार ना, रिकॉर्ड भी तो हो जाता है ना। तो जो सेम चैप्टर है वो तो मैं एक साथ ही पढ़ाऊँगा चलो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6 और इंटू 7.4, सबका एक साथ मैं लिख देता हूँ, आप लोग बारी बारी से करके लिखते हो। मेरे पास कैल्शियम मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 296.148 ऐसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। बाकी अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। 11/22 क्या बच जाएगा, -11 + 22 11 बच जाएगा खाली, राइट। अरे 11/8 22 है, 22 में से 11 गए, 11 बचे। ठीक है, हाँ आसान करते चलते हैं ना थोड़ा सा। ये क्या है 14.7456 इंटू 10⁻10 10⁻6 क्या जो 10⁻16। यहाँ पे आते हैं फिजिकल 296.148 अपॉन 14.745 इंटू ये 10⁻24 10⁻11 क्या हो जाएगा 10⁻35 बराबर, और ये इंटू 10⁻16 ऊपर जाएगा 10⁻−16 हो जाएगा। सो F = अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए आपको डेसिमल की डिवीज़न आनी चाहिए। आई होप आपको डेसिमल्स की डिवीज़न करनी आती है, और अगर आती है तो इसका आंसर कितना आता है वो मैं बता देता हूँ। 296.148 डिवाइड में पॉइंट, ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 20.08, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है 20.08 इंटू
ये 35 या -16, 35 में से 16 गए, कितने बचे? 7 18 19 बचे, ठीक है। तो ये 10 क्या बच जाएगा? 19। ओके, अब लेकिन हमको तो पता है आंसर में एक डेसिमल के साथ लिखना है, 20 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? f को ये 2 का एक पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो 2.008 हो जाएगा, लेकिन इधर पॉइंट लिया मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तभी वापस ये 20 बनेगा। तो एक 10 इधर ऐड हो जाएगा और ये 10⁻20 बन जाएगा। क्या इतना ही आंसर है बुक में? 2.008 है। अब 2.008 इज नियरली इक्वल टू 2, इसलिए हम सीधा क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻20 लिखेंगे तो भी चलेगा। आया समझ? 008 की क्या वैल्यू होती है? हाँ, डिवीजन मध्ये गेलं, डिवीजन संभल के करनी पड़ेगी ठीक से, ठीक है। तो आ जाएगा, छाप लो चलो जिनको नहीं आया। सो आई स्टॉप दिस लेक्चर टुडे हियर, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग जो है फिर इसके आगे और न्यूमेरिकल्स भी प्लस केपलर के लॉस और आगे की जो बातें हैं, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस हो, इन सभी की बात करेंगे। और दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन टुमारोज लेक्चर, गुड बाय।